आपने ठीक कहा, कोरोना संक्रमण एक जंग है, किंतु सरकार के एक आदेश से राज्य के सभी निजी सप्लायर को अपनी ऑक्सीजन खपत की मांग कलेक्टर को देनी पड़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में संकट और बढ़ सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संकट के बीच निजी सप्लायर की सप्लाई चेन को तुरंत खोलने के आदेश दें, जिससे कि सभी मेडिकल संस्थान में ऑक्सीजन कुछ हद तक सामान्य हो सके। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है, जिसमें ऑक्सीजन व्यवस्था के एक आदेश पर सवाल उठाए हैं तो सुझाव भी दिए हैं। उन्होंने इसे जल्दबाजी में लिया फैसला भी बताया। विवेक तनखा ने मशीनरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश का प्रशासन इतना ही दुरुस्त होता तो आज आंकड़े शायद ऐसे ना होते। शायद कांग्रेस सांसद ठीक कह रहे हों, लेकिन इस बात से भी कौन इनकार करेगा कि पहली कोरोना लहर में इसी ब्यूरोक्रेसी ने प्रदेश को काफी हद तक सुरक्षित रखा और दूसरी लहर में भी पूरी मशीनरी रात दिन व्यवस्थाएं जुटाने में लगी है। किसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो रात भर अफसर ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं। पुलिस महकमा दिन रात सड़कों पर पहरा दे रहा है। प्रशासन में कमियां रह सकती हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना जिस जज्बे से ये महकमा जुटा हुआ है, उसके लिए सिविल सर्विसेज डे पर वे प्रणाम के भी हकदार हैं। हमारे सभी लोक सेवक साथियों को सिविल सेवा दिवस पर शुभकामनाएं। प्रदेश व देश की प्रगति एवं उन्नति तथा जनता के कल्याण के कार्य आप इसी समर्पित भाव से करते रहें। आप अपने सभी लक्ष्यों को पूर्ण करने में सक्षम और सफल हो, यही हमारी मंगल कामना है। मध्य प्रदेश ही नहीं, कोरोना देश के बाकी प्रदेशों में भी कोहराम मचा रहा है। व्यवस्थाएं बनाना वहां की सरकारों के लिए भी मुश्किल हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी दूसरे प्रदेशों में भी बनी हुई है, बल्कि ये समस्या देशव्यापी है। ये जरूर है कि इस एक साल में सरकारें कोरोना को समझ नहीं पाई और अचानक फैले संक्रमण से डिमांड बढ़ी और व्यवस्थाओं का ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोरोना हमारा देश ही नहीं बल्कि दुनिया के देश भी नहीं समझ पा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम की परीक्षा। परीक्षा जीवन में हमेशा आती है और इस परीक्षा में उत्तीर्ण या पास वही होता है जो न सिर्फ गहरे संयम और धैर्य से इस परीक्षा में शामिल होता है, और कई बार तो कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जैसे पेंडेमिक कोरोना की परीक्षा है, जो या तो हमारे ऊपर किसी वज्रपात की तरह टूटती है, या कई बार कुछ ऐसी परीक्षाएं होती हैं जो थोप भी दी जाती हैं। लेकिन हर परीक्षा का एक सकारात्मक पक्ष ये होता है कि वो हमें ये बताती है कि हमारी तैयारियां कैसी होनी चाहिए और उनमें क्या त्रुटि या क्या कमी रह गई है। पेंडेमिक का जो पहला चरण था उसने हमें ये बताया कि हमें क्या करना चाहिए, और दूसरे चरण में भी हमने ये सीखा है। अब तक का जो हमारा अनुभव रहा है काफ़ी कड़वा और तल्ख भी रहा है, और ये अनुभव ये भी बताता है कि कहीं कोताही तो हमने की है, चूके तो हम हैं। और ये चूक न सिर्फ अस्पतालों में तैयारियों की रही, बल्कि मनुष्य की भी चूक ये रही कि उसने अपने को बेहद लापरवाह कर लिया एक भयानक बीमारी के प्रति। अब दोनों तरफ चूक और गलती को, त्रुटि को सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि तीसरी लहर का इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि वो कभी भी फिर दस्तक दे सकती है। अभी तो हम दूसरी लहर से ही नहीं उभरे हैं। तो बेहतर यही है कि आरोप प्रत्यारोप, आशा निराशा के बीच झूलने के बजाय हम ये देखें कि किस तरह से इस महामारी से, इस पेंडेमिक से, विश्व में व्याप्त इस भयानक आपदा से हम सब लड़ सकते हैं। और कोशिशें हो रही हैं, और इसी दिशा में कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सदस्य तनखा साहब का एक पत्र है। उनका नज़रिया ये है कि अगर ब्यूरोक्रेसी के हवाले चीज़ें कर दी जाएंगी तो बहुत कठिनाई होगी। निश्चित तौर पर इस पर विचार करने की ज़रूरत है। पूरा सत्य कुछ भी नहीं होता। बेहतर ये हो कि ऐसे समय पर अगर पक्ष और विपक्ष और ब्यूरोक्रेसी और नॉन ब्यूरोक्रेसी तमाम पक्ष जो हैं वो मिल बैठकर बात करें और ये देखें, खुद ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ये आवाज़ अगर आए तो ये और भी अच्छा है कि पॉलिटी से वो ये कहे कि साहब ये चीज़ हमें नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे ये कष्ट और ये संकट हो सकता है। एक अच्छी व्यवस्था वही है, एक निरपेक्ष और डेमोक्रेटिक व्यवस्था वही है जहाँ शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होता है और हर व्यक्ति इसको लेकर बहुत सतर्क रहता है कि अनावश्यक चीज़ें, अनावश्यक शक्तियाँ उसके पास ना आ जाएं जिससे लोगों में पैनिक हो।
खुले मन से आज फिर एक फोरम पर बात करने की कोशिश होगी। हमारे साथ हैं ग्वालियर से डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। ग्वालियर से ही हैं अजीत सिंह भदौरिया, प्रवक्ता कांग्रेस के, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और आज ग्वालियर चंबल अंचल का ही दबदबा है पैनल में। हमारे धैर्यवर्धन शर्मा हैं हमारे साथ, युवा नेता और प्रवक्ता बीजेपी के, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो तीनों विभूतियां जो हैं वो ग्वालियर चंबल अंचल की हैं। तो मैं सोचता हूं कि ये पैनल और खुले मन से चर्चा करेगा, क्योंकि एक सहज बंधुत्व जो है वो तो रहेगा ही, आपस में एक दूसरे के प्रति होना ही चाहिए। बंधुत्व का अंचल विशेष से संबंध नहीं है। रामनवमी पर और खुले मन से इस पर विचार हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, पहली टिप्पणी आपकी। विवेक तनखा जी कहते हैं, उनका दावा भी है कि जिस तरह से ऑक्सीजन की जो व्यवस्था की बात है, ये कलेक्टर्स के पास ये पावर देना कहीं ना कहीं ये व्यवस्था का केंद्रीयकरण करेगा और इससे नुकसान होगा। हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है कि वो सही ना भी हो। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये एक ओपन फोरम पर बहुत विचार करने का विषय है। लेकिन किसी भी सुझाव या विचार को इस समय खारिज कर देना भी उचित नहीं है, कि वो चाहे नज़रिया हमारा राजनीतिक हो या अराजनीतिक हो। खुले मन से हमें बात करनी है, देखना है, सोचना है कि क्या बेहतर हो सकता है। एक बड़ा प्रश्न ये भी जो मैंने खड़ा करने की हमने कोशिश की है कि अनावश्यक शक्तियां किसी को न प्राप्त हो जाएं, चाहे वो पॉलिटी हो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। किस तरह देखते हैं आप? जी 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 शरद जी, सबसे पहले तो आज सिविल सर्विस डे है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इस भावई स्थिति से निपटने के लिए जी जो लोग लीड कर रहे हैं, यानी कि जो कलेक्टर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, अन्य ऑफिसर्स हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट करना चाहूंगा। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। और आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहूंगा। मैं आपको 3 उदाहरण दे रहा हूं, आपको लगेगा। राजगढ़ कलेक्टर की मैं बात करूं, राजगढ़ एसपी की बात करूं, आपने देखा होगा कि उन्होंने किसी परिस्थिति में जाकर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खुद सेटअप कर दिया। ऐसे भी कलेक्टर हैं। एक कलेक्टर को मैंने रात को 1:30 बजे एक मैसेज किया किसी हॉस्पिटल की अव्यवस्था को लेकर। उस कलेक्टर ने 1:51 पर मुझे रिप्लाई कर दिया, यानी कि वो 2 बजे भी काम कर रहा है। ऐसे ही मैंने ग्वालियर कलेक्टर कौशल विक्रम की बात कर रहा हूँ। राजगढ़ कलेक्टर की ये मैंने पहले बात राजगढ़ कलेक्टर की, नीरज कुमार सिंह की, और वहां के एसपी प्रदीप शर्मा की। मैं चौथी बात, तीसरा नाम और आपको लेना चाहूंगा बड़वानी कलेक्टर की। बड़वानी कलेक्टर ने कुछ अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार के आदेशों से पहले ही वो व्यवस्था लागू कर दी शिवराज वर्मा ने, कि वहां की जनता को अस्पताल से जो लूटने की प्राइवेट में व्यवस्था, उस व्यवस्था को उसने रोकने का काफी प्रयास किया है। लेकिन ये बात सच्ची है, कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं बिगड़ी हैं, उनको कसने की आवश्यकता है। और एक व्यक्ति में तीनों शक्तियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब होती हैं तो उनका दुरुपयोग होता है। तनखा जी का जो कंसर्न है वो वाजिब हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन के मामले में सबसे पहले नेता है जिन्होंने जिंदल साहब से उन्होंने ऑक्सीजन मांगा है जबलपुर के लिए, और छत्तीसगढ़ से भी, सरकार से भी कहा था उन्होंने। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि आज हम आपको ही घर से बाहर निकलने में डरते हैं, आम आदमी डरता है, ब्यूरोक्रेट उस मुकाम पर हैं। वाकई आपने जो आज टॉपिक लाया शरद जी, मैं वाकई आपकी बहुत तारीफ करूंगा कि सिस्टम की परीक्षा का वाकई उन्हीं की परीक्षा है, कि वो हर परिस्थिति में भी आज कोविड सेंटर पर खड़े हैं, जहां पैनिक होता है वहां खड़े हैं। तो वाकई उनकी परीक्षा का वक्त है। ऐसे में उनको अप्रिशिएट करने की आवश्यकता है। तनखा जी बहुत विद्वान सांसद हैं और देश के माने हुए वो लीगल एक्सपर्ट माने जाते हैं, अच्छे वकील हैं। उन्होंने अगर कोई सजेशन दिया है तो अच्छा हो सकता है, उस पर विचार करने योग्य है। लेकिन कलेक्टर्स पर यह चीज कहना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इनके हाथ में ये चीज नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो आगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आपने जो आप बोला है कि पिछले स्थिति में इन्हीं लोगों ने इस स्थिति से उबारा था, एक सरकार की कहीं ना कहीं गलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जरा सी बात, कि अभी इसी सेशन में सरकार ने जस्ट डबल ऑक्सीजन विदेशों में एक्सपोर्ट कर दी है, जबकि 4,502 टन पिछले फाइनेंशियल ईयर में की थी, और इस फाइनेंशियल ईयर में 9,452 मीट्रिक टन बाहर एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता क्या थी, जबकि हमको पता था कि हम इस क्राइसिस की दूसरी वेव से आ सकते हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं
वाकई उनको इस समय सबको सपोर्ट करने की आवश्यकता है, उनकी हौसला अफजाई करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी इस मुसीबत में वे बहुत अच्छा काम कर सके और हमको प्रोटेक्ट कर सके। थैंक यू। चलिए भदौरिया साहब की तरफ मैं आता हूं। भदौरिया साहब, आप किस तरह देखते हैं तनखा साहब के पत्र को भी, और जिस तरह से ये पूरा मसला उठा है कि अधिकारों का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए कुछ मसलों पर। ये पहले भी बात उठी थी, जब रेमडेसिविर के कोटे की बात हुई थी तो सरकार ने बिल्कुल समय रहते उचित फैसला लिया, ऐसा माना भी गया। सभी कॉर्नर से ये बात हुई कि रेमडेसिविर का जो फैसला है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए उनके आवंटन का, और हॉस्पिटल्स को ये स्टॉकिस्ट के ज़रिए ही मिलना चाहिए। तो सरकार फैसले, ब्यूरोक्रेसी नहीं लेती है, फैसले लेते ही सरकार। ब्यूरोक्रेसी पर छोड़ा ज़रूर गया है, ये अधिकार सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को दिया है, और ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक सबसे अहम हिस्सा है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो ये ब्यूरोक्रेसी की है कि जो भी फैसले हों वो फैसले बहुत फिल्टर्ड हों और पक्ष विपक्ष को विश्वास में लेकर लिए जाएं, और उसकी गुणवत्ता, मेरिट ही उसका सबसे बड़ा आधार हो। और निश्चित तौर पर सरकार इस समय इसका पूरा ध्यान भी रख रही है और हमेशा ही रखती है, क्योंकि कोई भी सरकार जिसका उद्देश्य, एक निर्वाचित सरकार का उद्देश्य जनता के हित संरक्षण को ध्यान में रखना ही है। बहरहाल, आप किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले को? जी भदौरिया साहब। जी देखिए आदरणीय शरद जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूँ कि समय निश्चित रूप से बहुत विकट समय है, सबके लिए समय है। सबको एक साथ सहयोगात्मक विचार और सहयोगात्मक रवैये के साथ मिलके काम करना है, तब इस विपत्ति से हम सब लोग बाहर निकलेंगे। आदरणीय तनखा जी के संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करूं तो तनखा जी ने एक सुझाव सरकार के सामने रखा है, वो उसके समर्थन में मैं, जो मेरे संज्ञान में आया, आज 21 तारीख है, मेरे मित्र शिवपुरी से बैठे हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के, वो उससे शायद उनके संज्ञान में होगा तो इत्तेफाक रखेंगे। 19 तारीख को शिवपुरी के प्राइवेट हॉस्पिटलों को कह दिया गया कि आपको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की जाएगी। उन्होंने आनन फानन में आदरणीय शरद जी, जो उनके यहाँ पेशेंट एडमिट थे जो ऑक्सीजन के ऊपर थे, उनको तत्काल रेफर कर दिया। कुछ लोग जो सक्षम थे वो ग्वालियर की ओर आ गए, जो नहीं थे वो शिवपुरी के जिला चिकित्सालय की तरफ गए। उसमें 5 लोग थे, 5 लोगों में से 3 लोग काल के गाल में समा गए। ये दुर्भाग्य रहा। तो आदरणीय तनखा जी की भी बात अपने आप में सही है कि जब तक, अब दूसरा जनप्रतिनिधि का आपने रेमडेसिविर का उदाहरण दिया, मैं आज राजनीतिक दलगत भावना से ऊपर उठ के बात कर रहा हूं आदरणीय शरद जी। मैंने ग्वालियर में देखा है कि जब से प्रद्युमन सिंह तोमर जी, जो प्रभारी कोविड-19 के मंत्री बनाए हैं, रेमडेसिविर को खुद बैठ के कलेक्टर के साथ बैठ के डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। जो भी उनको सूचना मिलती है कि मेरे पेशेंट को चाहिए, वो व्यक्तिगत मॉनिटरिंग करके उस पेशेंट को रेमडेसिविर पहुंचा रहे हैं आदरणीय शरद जी। यही वस्तु स्थिति दूसरी जगह, परंतु कई जनप्रतिनिधि इस चीज में लापरवाह हैं। तो आप सबको एक पैमाने पे नाप के नहीं देख सकते, सबकी अपनी मानसिकता है। आप शिवपुरी में देख लीजिए, शिवपुरी में जो CMHO हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो इतने लापरवाह हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि मैं कोर्ट के स्टे से हूं, कोई मुझे हटा नहीं सकता और मैं रिटायरमेंट पे बैठा हूं। तो खुद हमें ये समझना पड़ेगा कि जन भागीदारी बहुत आवश्यक है आदरणीय शरद जी। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं ग्वालियर का, कि ग्वालियर कलेक्टर ने क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद कमेटियां बना दी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी मानसिकता के साथ कमेटी बनाई। रेमडेसिविर के लिए बनाई उन्होंने, डिप्टी कलेक्टर जिसके इंचार्ज, बेड व्यवस्था के लिए बनाई, डिप्टी कलेक्टर जिसके इंचार्ज, उनके अधीन। आप किसी से भी एक सामान्य फोन से उनको फोन करवा के देख लीजिए। पहली बात तो आजकल आधुनिक फोन ऐसे आ गए हैं कि जिनके फोन बुक में नंबर नहीं है उनसे कॉल लगता ही नहीं है, हमेशा बिजी बताता है। तो और लग भी जाएगा तो फोन नहीं उठाते जिन लोगों का। तो ये ब्यूरोक्रेसी, आप जनप्रतिनिधि को जबकि दूसरी तरफ लगा लीजिए, जनप्रतिनिधि का फोन एक बार में नहीं तो दूसरी बार में उठ जाएगा। तो ये जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट आदरणीय शरद जी बहुत आवश्यक है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का। उसकी आवाज़ सुनी जाए। आपके शिवपुरी से जुड़ी भी कुछ बातें की हैं, क्योंकि धैर्यवर्धन जी शिवपुरी से जुड़े हैं। आप किस तरह देखते हैं अपने मित्र भदौरिया जी की इन बातों को? और बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे भी अपेक्षा है आज। भदौरिया साहब, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने राजनीतिक संबद्धता से ऊपर उठकर बात की है, और प्रद्युम्न सिंह जी का उदाहरण उन्होंने दलगत भावना से ऊपर उठकर दिया है। जी
देखिए, जब अभाव होते हैं किसी भी चीज के तो तमाम प्रकार की बातों को जन्म मिलता है। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन को लेकर के और तमाम सारे जो इंजेक्शन हैं इस समय उनके कमी को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आई हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वयं मुख्यमंत्री जी ने आवश्यक हस्तक्षेप करते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए न केवल आसपास के राज्यों से भी ऑक्सीजन मंगाई है, बल्कि आनंद फानन में भारत सरकार और राज्य सरकार ने विभिन्न स्थानों पर नए ऑक्सीजन के प्लांट स्थापित करने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। जी। आज आपने देखा होगा कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी ने ऑक्सीजन की चलित यूनिट भी उपलब्ध कराई है। ये अलग विषय है, पर मेरा इतना सा कहना है कि सरकार हमेशा मध्य मार्ग अपनाती है और परिस्थिति जनित निर्णय करती है। अभी यदि कोई इस प्रकार का पत्र जिसका तनखा जी हवाला दे रहे हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उसका आशय यह कदापि नहीं है कि प्राइवेट चिकित्सा संस्थानों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऐसा कोई अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि सरकार की जानकारी में भी है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे निजी संस्थान हो, कोविड केयर सेंटर के तौर पर जहां जहां पर भी काम हो रहा है, जहां जहां पर भी मरीजों का उपचार हो रहा है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराना, उनको अन्य संसाधन उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी भी है और प्राथमिकता भी है। इसीलिए शरद जी, आपने गौर किया होगा कि जहां राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों को जिम्मेदार जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, आज तमाम मंत्रियों को कुछ कोविड से रिलेटेड एक एक काम, एक एक यूनिट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उसी प्रकार से राजवर्धन दत्तीगांव साहब को और अरविंद भदौरिया जी को ऑक्सीजन से रिलेटेड जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसी भी प्रकार का कोई अवरोध यदि होता है, किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ अगर होती है, तो मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मंत्री द्वय से इस विषय पर बात की जाएगी और किसी भी सूरत में इस प्रकार के आदेश से व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं। व्यवस्था नियंत्रण में रखना जरूर सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इससे आप सहमत होंगे धैर्यवर्धन जी, इससे आप सहमत होंगे जो आपके मित्र कांग्रेस के साथी ने जो बात कही है कि आप लोगों का यानी जनप्रतिनिधियों का एक समुचित भागीदारी, और ये भागीदारी कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन यानी दलगत भावना से ऊपर उठकर, शिवपुरी या ग्वालियर चंबल की बात है तो वहाँ कांग्रेस का नेता भी रहे, बीजेपी का नेता भी रहे। इसी तरह पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ये परंपरा हमारी रही है और ये हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि आप इसको बेहतर समझते। मैं बिल्कुल यहाँ ब्यूरोक्रेसी के इंटेंशन पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन कई बार कुछ त्रुटियाँ अनजाने में और कई बार ये भी आरोप लगता है जानबूझकर हो जाती हैं। एक रेलवे सलाहकार समिति जिसमें आप हैं, आप भी खुद उससे आहत हुए थे, शिवपुरी का जो विषय था। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि यदि कोई आदेश इस प्रकार का है जिससे मशीनरी का अतिरिक्त हस्तक्षेप आपको दिखाई पड़ेगा, तो सरकार सक्षम है। मंत्री द्वय के नामों का मैंने उल्लेख किया है, उनकी जानकारी में विषय डाला जाएगा, अविलंब डाला जाएगा। आज ही मैं उनको अपना संदेश भेजूंगा कि इस विषय पर तमाम लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं, तो वो उचित हस्तक्षेप करेंगे। पर ऑक्सीजन की उपलब्धता भी निरंतर बढ़ रही है। जो एक सप्ताह पहले हालात थे उसकी तुलना में उपलब्धता बढ़ी है, और मुझे यदि 2 मिनट का समय मिलना ही चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आपसे। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 5 जिलों भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में बीपीएसए तकनीक आधारित एक एक प्लांट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख है। ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं, ये भारत सरकार के सहयोग से। पीएसए तकनीक से अन्य 8 जिलों में भी ये प्लांट लगाए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ऑक्सीजन की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए 37 जिलों में राज्य सरकार पीएसए तकनीक से प्लांट लगा रही है। और जो निजी प्लांट हैं जो ऑक्सीजन को यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, चाहे वो राज्य के हों चाहे राज्य के बाहर के हों, उनसे भी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमको मिलना प्रारंभ हुई है। चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी ने हस्तक्षेप किया हो, चाहे मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया हो, चाहे दूसरा सक्षम धैर्यवर्धन जी, मैं लौटता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि और इस पर जानकारी लूँ। लेकिन देखिए, ये हमने आरंभ से ये बात कही कि कोई भी निर्वाचित सरकार जनता के हित के लिए उसकी पूरी प्रतिबद्धता है। इसीलिए जैसा भदौरिया जी ने भी कहा कि आप लोगों का फ़ोन नहीं बंद हो सकता, मुख्यमंत्री जी का कभी भी कम्युनिकेशन बंद नहीं हो सकता। मैं ये भी नहीं कहता कि ब्यूरोक्रेसी का बंद हो जाता है फ़ोन या वो नहीं उठाते हैं, लेकिन एक परसेप्शन बनता है कई बार
और उसके कारण भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक धारणा बनने की वजह से ऐसा हो जाता है। सत्यप्रकाश जी, बड़ा विषय ये भी है कि ब्यूरोक्रेसी के जो फोरम हैं, मध्य प्रदेश आईएएस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश आईपीएस एसोसिएशन, इस मौके पर इनकी भी बड़ी सक्रिय भूमिका है, होनी ही चाहिए। और ये भूमिका सरकार के साथ समन्वय की होनी चाहिए, जिसमें सेवानिवृत्त और वर्तमान जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जिन्होंने लंबा समय देखा है और इस तरह के कुछ ऐसे अनुभवों से भी गुजरे हैं जहां पेंडेमिक जैसी महामारी से दो चार वो हुए हों। ऐसा तो खैर 100 साल में स्पेनिश फ्लू के बाद ये मौका है, तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे या नहीं ही होंगे, लेकिन फिर भी ये इसमें और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने की ज़रूरत है। एक बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि भदौरिया जी की तरफ भी जाऊंगा मैं। जी जी शरद जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये वक्त कुछ ऐसा है जो किसी एक के बूते का नहीं है। ना हम पॉलिटिशियंस पर छोड़ सकते हैं, ना हम एग्जीक्यूटिव टीम पर छोड़ सकते हैं, नहीं ब्यूरोक्रेट पर छोड़ सकते हैं। ये जितने भी एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्ति हैं, जैसे रिटायर्ड आईएएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं, रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, इन सबके सहयोग लेने की आवश्यकता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि हर व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है। सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को ऐसे उन व्यक्तियों को सिलेक्ट करके उनके कॉर्पोरेशन को, कंट्रीब्यूशन को इकट्ठा करके इस लड़ाई को पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। और हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अपना टैलेंट होता है। आपने सही कहा कि पेंडेमिक तो 100 साल बाद आया है, लेकिन कई बार ऐसे हालात बने हैं, जैसे भोपाल में आपने देखा होगा, भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई उस समय भी तो कुछ अफसर रहे होंगे। उन अफसर अगर आज हैं तो उन अफसर के भी एक्सपीरियंस का फायदा उठाया जा सकता है। तो क्राइसिस की स्थिति में जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सरकार को या शासन को तरीके से चलाया है और समाज को प्रोटेक्ट करने का काम किया है, ऐसे लोगों के एक्सपीरियंस को फायदा लेना चाहिए। आपकी अच्छी पहल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये चीज जो आपने रेज की है बहुत ही शानदार रेज की है। सरकार को इस पर बिल्कुल। और अभी मैं सोशल मीडिया पर देख भी रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ समय पहले अधिकारियों से बातचीत करते हुए, और मेरे ख्याल से वो आईपीएस अधिकारी ही थे, उनसे बात करते हुए कहा कि करीब 20 साल पहले जब उनका पहला टेन्योर था मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में, तो उनके जो सुरक्षा अधिकारी थे आईपीएस, उन्होंने एक बार उनको बिल्कुल साफ तौर पर दो टूक लफ्ज़ों में कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते मेरी आदत नहीं थी और मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर कहीं भी उतर जाता था, लोगों से बात करने लगता था। तो उन्होंने मुझसे बहुत सख्ती से कहा कि साहब ये नहीं चलेगा। तो मैं भी थोड़ा नाराज़ हुआ। मैंने तुर्शी से कहा कि आप मेरे जीवन के बारे में आप कैसे फैसले करेंगे। तो उन आईपीएस अधिकारी ने ना आँख हटाई मेरी आँखों से, और बाकायदे पूरी गरिमा से लेकिन पूरी मजबूती से कहा कि देखिए साहब, आप राज्य की संपत्ति हैं और आपकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा आग्रह है कि आप उन नियमों का पूरा पालन करें। वो अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, इन्होंने मुझे, देखिए अधिकारी जब वही जो तुलसीदास जी के, आज तो रामनवमी है, कि जब सलाहकार, मित्र और वैद्य और मंत्री ये अगर राजदंड के भय से सत्य नहीं बोलेंगे तो राजा का फिर तो बहुत पतन निश्चित है। तो ये बड़ी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है साहब, ये होना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे अधिकारियों को सामने आना होगा। भदौरे साहब, आपके कुछ, और कम वक्त है मेरे पास, कुछ संक्षेप में कुछ आपके सुझाव। जी जी। देखिए आदरणीय शरद जी, अब आप ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। शिवपुरी में जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो वहाँ के एसपी राजेश चंदेल जी ने आह्वान किया लोगों से कि हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला संयंत्र जिसकी कीमत बाजार में लगभग 50,000 के आसपास है, वो शिवपुरी में कितने लोग दान दे सकते हैं। मैं और कलेक्टर साहब तो सबसे पहले दे ही रहे। 35 लोगों ने आदरणीय शरद जी 12 घंटे के अंदर वो संयंत्र दान देने की अपनी सहमति प्रकट कर दी। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मानसिकता हो, अपनी अगर सोच हो, आज आप देखिए उससे आगे बढ़ के सिर्फ एक एसपी ने जो सोचा कि समाज के लोगों को आगे लाएं और समाज के लोगों ने के मन में था कि कोई आह्वान करे, तो उन्होंने आगे बढ़ के 50,000 रुपए, आज की तारीख में कोई छोटी रकम नहीं होती, परंतु लोगों के मन में था आदरणीय शरद जी, लोगों ने दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि एसपी साहब की जो वर्किंग है, कार्य प्रणाली है, वो साफ सुथरी है और उनकी भावना साफ सुथरी है। तो उनके आह्वान पे लोगों ने किया। और मैं समझता हूँ आज एक संयंत्र अगर एक बेड पे लगेगा, कम से कम 30-35 बेड तो सुरक्षित होंगे, 30-35 लोगों को इलाज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी। तो ऐसी मेरी तो अपील है, सबसे हाथ जोड़ के बहुत विनम्र अपील है कि ये संयम और संकट की घड़ी है,
इसमें जितना ज्यादा से ज्यादा जो लोग योगदान दे सके, जो सहयोग कर सके, उनको सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल मुक्त हस्त से। इस सब चीजों से हटके राजनीतिक दुराभाव, आरोप प्रत्यारोप, अपनी सेखी भगाड़ने का, झूठ सच का बहुत धन्यवाद भदौरिया जी, बहुत आएंगे। और ये आम जनमानस है, ये चीज भी आदरणीय शरद जी आपके माध्यम से निवेदन करूं मैं कि ये आम जनमानस है, ये भी सब समझ रहा है। बिल्कुल कि अगर आप निगेटिविटी की ओर जाएंगे तो निगेटिविटी आपके आचरण को, आपकी छवि को धूमिल करेगी, ना कि लोगों के मन में। अगर आप सकारात्मक जाएंगे तो आपकी छवि सकारात्मक। आज आप दोनों राजनेताओं ने अपने नंबर बढ़ाए हैं, बिना आरोप प्रत्यारोप में उलझे, बिना किसी ऐसी चेष्टा किए जिसमें आप ये अभियोग लगाएं कि ये इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही है। तो कांग्रेस आपसे हमें आदरणीय शरद जी बहुत सीखने को मिला है। नहीं सब, ये आपकी बड़प्पन है, दृष्टि है, सोच है। मैंने आपको बहुत फॉलो किया अपने जीवन में, मैं तो मैं ये फिर कहूंगा आपका बड़प्पन है। बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब, बहुत धन्यवाद। प्रार्थना जरूर करना जी, बोलिए धन्यवाद। आज रामनवमी का दिन है जी, और ये बचे हुए 9 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो 9 दिनों में प्राथमिकता से आकर के टीके लगवाएं। लोग भी अपने घर के बुजुर्गों को निकाल करके टीके लगवाएं, क्योंकि 1 तारीख से 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों को टीका लगना प्रारंभ होगा। तो थोड़ी सी भीड़ बढ़ने से कभी कभी अव्यवस्था देखने को मिलती है, उससे बच सकते हैं। और मेरा इतना सा निवेदन है, मैं फिर कह रहा हूँ कि तमाम संस्थान जो कोविड के नियंत्रण में बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार के संसाधन का कोई अभाव नहीं होने दिया जाएगा। सरकार सक्षम है अधिकारियों पर नियंत्रण करने में भी, अधिकारियों को निर्देश देने के लिए। और ये एक ऐसी आदर्श व्यवस्था बने जहां कोई नियंत्रण करने की आवश्यकता ना हो और हर तंत्र अपनी भूमिका करे। जैसे अभी हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट्स को फिर हस्तक्षेप करना पड़ा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप उचित है, जहां लगेगा वो होगा, लेकिन किसी पर कोई नियंत्रण ना हो, क्योंकि मुझे लगता है सब विवेकवान हैं और ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटी हो, जुडिशरी हो, चौथा स्तंभ हो, हम सब अपनी अपनी मर्यादा और अपने दायित्वों को बहुत बेहतर समझते हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का, धैर्यवर्धन जी, भदौरिया साहब और डॉक्टर सत्यप्रकाश। नमस्कार।